Hello everyone, before starting the video I would like to share with you a very important information. We have launched GATE Non-Tech Test Series जिसमें आपको मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड के more than 30 टेस्ट पेपर्स मिलेंगे and not only that you will be having free video lectures of maths and aptitude which will have complete course coverage and explanation of important GATE questions. So if you are serious enough for GATE, you should not miss out this amazing deal for just ₹399. You can enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and on the first comment. So now let's move to our topic discussion. Hello everyone, तो अभी तक हम बात कर चुके हैं, देखिए सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ही टॉपिक चल रहा है ये. आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम क्या डिस्कस किए थे कि सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में दो टाइप के ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे, एक होमोजीनियस, दूसरा नॉन होमोजीनियस. होमोजीनियस के केस में क्या हो रहा था कि जो हमारा QX था वो इक्वल टू 0 हो जा रहा था और नॉन होमोजीनियस के केस में QX नॉट इक्वल टू 0 हो रहा था, राइट. तो अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. मतलब कि आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में हम कहां तक पहुंचे थे कि ये पॉइंट हमारा आ चुका था कि फंक्शन ऑफ डी वाई ये क्या मल्टीप्लाई QX, ठीक है, ये पॉइंट हमारा आया था. अब अगर ये Q इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब कि क्या कि ये जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन ऑफ D इंटू वाई इज इक्वल टू 0 हो जाए, तब ये क्या फंक्शन बना था हमारा, ये बन जा रहा था होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट. तो अब हमें सारा फोकस करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है. सारा फोकस किस में रहेगा, इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में, राइट. तो इसके बाद हम देखेंगे नॉन होमोजीनियस को सॉल्व करेंगे, पर पहले हम समझेंगे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, राइट. तो यहां पे देखिए एफ फंक्शन ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू 0. अब क्या होगा कि ये जो y है और ये इसका फंक्शन प्रोडक्ट अगर इक्वल टू 0 हो रहा है तो या तो एफ ऑफ फंक्शन ऑफ डी 0 होगा या तो y इक्वल टू 0 होगा, राइट. पर अगर y इक्वल टू 0 होता है, अगर y इक्वल टू 0 होता है मतलब कि क्या हमारा ट्रिवियल सॉल्यूशन आता है. ट्रिवियल सॉल्यूशन आता है तो भाई पूरा का पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन का एनालिसिस ही करने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा, राइट. तो हमें तो y को 0 नहीं होने देना है, जो भी सॉल्यूशन आएगा वो इससे आएगा फंक्शन ऑफ d के कारण, ठीक है. तो y तो इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होगा क्योंकि y का ही तो सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, डायरेक्टली y इक्वल टू 0 कैसे कर सकते हैं, ठीक है. तो एनालिसिस का मतलब ही नहीं रहेगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन ऑफ d को इक्वल टू 0 करेंगे. और फंक्शन ऑफ d आप अभी पिछले लास्ट क्लास में देखे थे कि क्या था, d टू द पावर n प्लस d टू द पावर n माइनस 1 ऐसे करके पूरे टर्म्स गए थे, वो थे फंक्शन ऑफ d, ठीक है. तो अब मैं क्या किया, सॉल्व करने के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले इसमें 0 हुआ, y इक्वल टू 0 नहीं हो सकता था, हमें पता है. तो इसका मतलब डैम श्योर कि फंक्शन ऑफ d इक्वल टू 0 हो रहा है. और अगर ये 0 हो रहा है, ठीक है, तो इसके जो रूट्स आएंगे वो हमें क्या देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देंगे. देखिए पहली बात तो ये कि फंक्शन ऑफ d इक्वल टू 0 इसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है. ये बन गया हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन, राइट. अब इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली कुछ रूट्स आएंगे हमारे पास. इसको सॉल्व करने से कुछ रूट्स आएंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए. तो अब अगर मैं लिखूं इसको फंक्शन ऑफ d इक्वल टू 0, राइट. यहां पे मैं फंक्शन ऑफ d इक्वल टू 0 किया. अब मैं इनका रूट्स निकाल रहा हूं, तो रूट्स कैसे कैसे हो सकते हैं, रूट्स की बात करूं अगर मैं, तो ये रूट्स आ सकते हैं कुछ. एक रूट्स आ सकता है क्या, रियल आ सकता है, एक रूट आ सकता है रियल. दूसरा कैसा आ सकता है, कॉम्प्लेक्स, ठीक है. सारे केसेस लेके चल रहे हैं कि अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे पास रियल रूट आ सकता है या तो कॉम्प्लेक्स रूट आ सकता है. अब अगर रियल आ रहा है तो ऐसा भी हो सकता है कि वो जो रूट्स हैं वो कैसे कैसे हो, वो इक्वल हो या तो अनइक्वल हो. तो अगर मैं पहले लिखूं यहां पे अनइक्वल,
अनइक्वल और दूसरा इक्वल, ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स रूट्स, ठीक है, रियल रूट्स एंड कॉम्प्लेक्स रूट्स। हम रूट्स के ऊपर कमेंट कर रहे हैं अभी, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है वो काइंड ऑफ एक पॉलिनोमियल ही रहेगा। पॉलिनोमियल का क्या करते हैं, हम रूट्स निकालते हैं, तो रूट्स या तो रियल रहेगा या तो कॉम्प्लेक्स रहेगा, और या रियल होने के बाद उसके पास दो केसेस आ जाएंगे, अनइक्वल हो सकता है या इक्वल हो सकता है। अब अगर वो इक्वल अनइक्वल होता है, तो अनइक्वल होता है तो हम सपोज लिखते हैं, यहाँ पे एग्जांपल देता हूं मैं, कि सपोज एक फंक्शन हमारा रूट्स कैसा कैसा है, d इज इक्वल टू m1 m2 m3 एंड सो ऑन, ऐसे करके रूट्स आ रहे हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ d था तो d की ही कुछ वैल्यू आएगी, राइट। तो m1 एक रूट हो गया, m2 एक रूट हो गया, m3 एक रूट हो गया, मतलब अलग अलग रूट्स आ रहे हैं। अगर तो उस केस में हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मतलब कि सॉल्यूशन ऑफ y जो रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा y कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अगर मैं बोलूं तो वो रहेगा c1 e टू द पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x प्लस c3 e टू द पावर m3x प्लस सो ऑन, ठीक है। ऐसे करके रूट्स आगे जाते आएगा, ठीक है। तो ये कब का केस रहा, जब हमारा ये अनइक्वल रूट्स आ रहा है। अगर इक्वल आया, इक्वल होने में मतलब क्या, सारे क्या होंगे, एक ही होंगे। मतलब कि अगर मैं यहां पे लिखूं d कैसा आ सकता था रूट्स उसका, उस टाइम m m m, सब रूट्स जो आ रहे हैं वो इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके सो ऑन ये आया। तो इस केस में हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा वो होगा c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर प्लस सो ऑन e टू द पावर mx, ठीक है। उस केस में हमारा जो फंक्शन आएगा वो रहेगा c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर प्लस सो ऑन e टू द पावर mx। मतलब कि हम डायरेक्टली रूट्स देख के सॉल्यूशन का हम टाइप बता रहे हैं कि सॉल्यूशन इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब ये तो बात हो गई रियल रूट्स के केसेस की। अगर हमारा रूट्स आता है कॉम्प्लेक्स, अगर हमारा रूट्स आता है कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स रूट्स में d का जो कुछ फॉर्म होगा वो किस टाइप का होगा, d इज इक्वल टू a प्लस JB, ये कुछ इस टाइप का फॉर्म होगा, राइट। अगर ऐसा रूट्स आ रहा है, मतलब कि देखो ये क्या है, j क्या है, इमेजिनरी टर्म है, मतलब कि कॉम्प्लेक्स रूट्स अगर आ रहा है तो हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा उसका सॉल्यूशन होगा e टू द पावर ax c1 cos bx प्लस c2 sin bx, ठीक है। तो यहां पे हम रूट्स के सारे केसेस देख लिए, ठीक है, कि अगर रूट्स आ रहा है ऐसे तो ये हो गया पहला केस, ठीक है। सारे के सारे रूट्स जो आएंगे वो सब इसी फॉर्म में रहेंगे, तो इन सबको आप याद कर लेंगे और बहुत ही आसान है इन लोग को याद करना। तो आप एक बार याद कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा, बस आपको देखना है, क्वेश्चन देखते ही आप सॉल्यूशन गेस कर लेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा होगा, राइट। तो ये तीन केसेस देखे हम कि अगर रियल आता है तो क्या होगा, और रियल आता है तो इक्वल और अनइक्वल के केसेस में क्या क्या होंगे, और अगर कॉम्प्लेक्स आता है तो क्या होगा। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैं CF लिख रहा हूँ, CF लिख रहा हूँ, CF लिख रहा हूँ, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मतलब क्या, जब हम इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जब हमारा QX इक्वल टू 0 आता है, उस केस में सॉल्यूशन जो आता है उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलते हैं, राइट। अब आगे जब हम देखेंगे अगर QX इक्वल टू नहीं 0 होता है तो उस केस में हमारा जो सॉल्व करने से जो सॉल्यूशन आता है वो होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल, उसको हम आगे देखेंगे। पर अभी क्या आप याद रखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है ये, राइट, या तो फिर इसको कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, राइट। तो ये था हमारा किसका केस का, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में ये सारे सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, तीन केसेस पॉसिबल हैं,
और हम किसको सॉल्व करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, राइट। एक और चीज आप लिखेंगे यहीं पे कि अब जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है, अब जो आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन आया, तो उसमें आप नोट पॉइंट लिखेंगे क्या, कि यहां पे मैं नोट लिखता हूं, नोट ये है कि देखो सारे केसेस में आप देख सकते होंगे कि सॉल्यूशन किस टाइप के आ रहे हैं। अब मैं क्या बोल रहा था कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन होता है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। जनरल सॉल्यूशन जो होता है, उस जनरल सॉल्यूशन में जो आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं उनकी कोई अगर वैल्यू असाइन कर दें तो वो हमें क्या देगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन देगा, राइट। तो जनरल सॉल्यूशन की अगर जहां बात हो रही है तो मैं लिख सकता हूं कि जनरल सॉल्यूशन किस टाइप का होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा कुछ इस टाइप का, y इज इक्वल टू फंक्शन कांस्टेंट ले लेता हूं मैं, c1 फंक्शन ऑफ f1x प्लस c2 फंक्शन ऑफ f2x, राइट। तो यहां पे देखो एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है, ये सब क्या है, c1 और c2 कांस्टेंट्स हैं। यहां पे भी c1 c2 सब कोई कांस्टेंट्स हैं, ठीक है, उनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी रहेगी। अब जो ये फंक्शन आया, आप नोट में लिखेंगे कि अगर जनरल सॉल्यूशन कुछ इस तरीके का है तो ये जो दो फंक्शंस हैं वो रहेंगे इंडिपेंडेंट, ठीक है, वो दोनों क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट। तो अगर मैं यहां पे लिखूं क्या रहेंगे ये दोनों, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का नाम सुनते ही, अभी आप लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट करके आए हैं तो आप क्लियरली क्या बोल सकते हैं कि इंडिपेंडेंट मतलब, सर आप ये बोलना चाह रहे हो क्या कि अगर हम इनका मैट्रिक्स बनाएं और उसका डिटर्मिनेंट लें तो वो नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। लीनियर अलजेब्रा में हम पूरा बात किए हैं कि कहीं भी अगर डिपेंडेंसी होती है, डिपेंडेंसी होने में जैसे ही हम डिटर्मिनेंट लेंगे उस मैट्रिक्स का तो हमें क्या मिलता था, डिटर्मिनेंट जीरो मिलता था, राइट। और अगर सारे के सारे टर्म्स, सारे के सारे रोज या कॉलम्स उस मैट्रिक्स के इंडिपेंडेंट है तो उस केस में हमारा जो डिटर्मिनेंट आएगा वो नॉट इक्वल टू जीरो आता था। तो मतलब कि अगर मैं एक मैट्रिक्स डिफाइन करूं कैसा, f1x और f2x, ठीक है, इसी का दूसरा रो रहेगा f1 डैश x, मतलब कि डिफरेंशिएशन ऑफ f1x और डिफरेंशिएशन ऑफ f2x, ठीक है। दो फंक्शन थे तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बना। अब अगर मैं इस मैट्रिक्स का क्या लेने वाला हूं, डिटर्मिनेंट लेता हूं, ठीक है, और इस मैट्रिक्स का नाम देता हूं W और इसका भी मैं डिटर्मिनेंट ले रहा हूं अगर, तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर ये लोग इंडिपेंडेंट हैं, अगर ये लोग इंडिपेंडेंट हैं तो इनका जो डिटर्मिनेंट आएगा, इनका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो आएगा नॉट इक्वल टू जीरो, राइट, वो आ गया मेरा नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट मिलता है मुझे कि क्या, अगर जो भी जनरल सॉल्यूशन होता है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसमें जो फंक्शंस होते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, और अगर हम इंडिपेंडेंसी चेक करना है तो मैं क्या करूंगा, उनका मैट्रिक्स बनाऊंगा f1x f2x f1 डैश x, मतलब कि ये डिफरेंशिएशन ऑफ f1x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ f2x, उसका मैट्रिक्स लेके अगर मैं डिटरमिनेंट लूंगा तो ये मेरा नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। और इसी कंडीशन को मैं क्या बोलूंगा, रॉन्स्कियन कंडीशन या रॉन्स्की कंडीशन, राइट। तो ये आ गया मेरा, यहां पे मैं लिख देता हूं कि ये कंडीशन हो गया रॉन्स्की कंडीशन, ठीक है, ये हो गया मेरा रॉन्स्की कंडीशन। और ये जो मैट्रिक्स जो बना ना हमारा, उसको बोलते हैं रॉन्स्की मैट्रिक्स, ये हो गया रॉन्स्कियन मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहां पे एक छोटा सा सब टॉपिक हम देख लिए रॉन्स्कियन मैट्रिक्स का और रॉन्स्की कंडीशन के बारे में, कि जनरल सॉल्यूशन के जो फंक्शन बनेंगे, मतलब कि ये जो फंक्शन आएगा e1x, ये एक फंक्शन हो गया,
ये एक फंक्शन हो गया, ये एक फंक्शन हो गया। अगर मैं इनका डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, वो इंडिपेंडेंट मिलेगा, मतलब कि पूरा का पूरा मैट्रिक्स जो आएगा वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा उसका डिटरमिनेंट। ठीक है, तो ये सारा बात हुआ हम लोग का सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का थ्योरी वाला पार्ट। अब हम जल्दी से तुरंत हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार अच्छे से समझते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस है हमारे। ठीक है, एक एक करके बेसिक से स्टार्ट करते हैं उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट डिफरेंशियल क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए ये टर्म, देखिए ये क्या है, 0। अगर ये 0 तो मैं ये सारे होमोजेनियस इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए सब 0 है, 0 है। तो मतलब कि जो भी हम बात करके आए हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसी से हमको डील करना है, राइट। कुछ भी नया नहीं है। अब हमको पता है कि इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, फंक्शन ऑफ डी और वाई पे। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ डी और वाई के प्रोडक्ट में अगर मैं करूँ तो इसको मैं क्या लिखता था, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस 7d प्लस 10 इंटू वाई इज इक्वल टू 0, राइट। ऐसे ही किया था मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में भी। अब मैं क्या बोला था कि y तो इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, हमें किसको सॉल्व करना था, इसको लेकर इक्वल टू 0 करना था। मतलब कि क्या, हमारा जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आता उसका रूट्स निकालना था भाई। तो यहाँ पे मैं डी स्क्वायर प्लस 7d प्लस 10 इक्वल टू 0 किया, और ये क्या आ गया मेरे पास, यही था मेरा ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसी को मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन बोला था, राइट। अब इसका मुझे रूट्स निकालना है, सिंपल सा। ये तो हम 11-12 से बचपन से करते आ रहे हैं, तो इसको बस क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना है। ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे, डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 2d प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इधर से d कॉमन लिया तो d प्लस 5 प्लस 2 प्लस d प्लस 5 इक्वल टू 0। अब d प्लस 2 और d प्लस 5 इक्वल टू 0। मतलब कि क्या, कि आपका d किसके इक्वल आया, -2 एंड -5 के इक्वल। करेक्ट है, d जो आया आपका -2 और -5 के इक्वल आया। मतलब ये क्या देखने को मिल रहा है मुझे, कि जो रूट्स आ रहे हैं मेरे वो क्या है, ये हैं रियल है। ठीक है, कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है, रियल है एंड अनइक्वल है। एग्री कर रहे हैं, यस। तो रियल और अनइक्वल है, तो इसका जल्दी से बताइए क्या केस होता था सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन हमें पता है कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा वो क्या रहेगा, c1 e टू द पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x। यही था सॉल्यूशन। अब अगर रियल और अनइक्वल में ये सॉल्यूशन था तो मैं डायरेक्टली बस क्या करता हूँ, वैल्यू पुट करता हूँ। तो YCF मेरे पास क्या आएगा, c1 e टू द पावर ऑफ -2x प्लस c2 e टू द पावर ऑफ -5x। ठीक है, तो ये सिंपल सा मेरे पास आ गया सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए काफी इजी था कि नहीं, राइट। बस हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है, उसका रूट्स निकालना है, और जो हम कंडीशंस पढ़े हैं उसके बेसिस पे हमें सॉल्यूशन पुट करते रहना है। ठीक है, जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, और वो फॉर्मूला भी काफी इजी थे, राइट। सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें आप जल्दी से ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो जल्दी, कि 2d प्लस 1 y इक्वल टू 0, राइट। डायरेक्टली देख के बता दिया। अब इसको मैं इक्वेट कर देता हूं इक्वल टू 0। इक्वेट करने से मुझे रूट्स मिल जाएगा। अब ये क्या दिख रहा है मुझे, ये दिख रहा है कि d-1 का स्क्वायर है भाई। ये तो d-1 का अगर स्क्वायर है ये, तो ये क्या हो गया, रूट्स कैसे कैसे आए, d1 आए और एक और 1 आए। तो यहाँ पे जो रूट्स आया मेरा वो क्या है, रियल एंड इक्वल। ऐसा मत कर देना भाई कि यहाँ पे एक इसको स्क्वायर को हटा दिए और d-1 इज इक्वल टू 0, तो d इज इक्वल टू 1 आ गया और एक रूट आ गया। नहीं, देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, जब आप इसको एक्सपैंड भी कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे तो d का d टू द पावर 2 हो रहा है। मतलब कि क्या, इसमें जो इक्वेशन आएगा सेटिस्फाई करने के 2 पॉइंट्स रहेंगे, राइट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन में 2 तो रूट्स रहेंगे ही, क्योंकि इसका पावर 2 है। वैसे क्यूब रहता तो 3 रूट आते हैं, तो इसलिए आप 2 रूट लिखेंगे, एक ही इक्वेट नहीं करेंगे, राइट।
तो अब इसका अगर मैं सॉल्यूशन लिखूं, पिछली बार का क्या था हमारा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो था वो था c1 प्लस c2x e टू द पावर mx। तो बस इसी को पुट कर देना है, तो मैं क्या लिखूंगा, ycf इज इक्वल टू c1 प्लस c2x e टू द पावर x। m के जगह क्या किया, 1 पुट कर दिया, तो ये मेरे पास आ गया सेकेंड सॉल्यूशन। ठीक है, जल्दी से थर्ड पर आप जल्दी से शूट कीजिए थर्ड को, राइट। थर्ड का सॉल्यूशन तुरंत ले आइए। इसमें क्या होगा, इसमें अगर मैं पुट करूं तो ऑक्सिलरी इक्वेशन मेरा क्या आ रहा है, डी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, राइट। डी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 मतलब क्या, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2i आ गया मेरा सॉल्यूशन। ठीक है, -4 का अंडर रूट करता तो प्लस माइनस 2i आएगा, मतलब कि क्या, ये प्योरली कॉम्प्लेक्स आ रहा है, मतलब कि इमेजिनरी हो जा रहा है। तो ये कैसा हो गया मेरा रूट्स, कॉम्प्लेक्स रूट्स। और अगर ये कॉम्प्लेक्स है तो मैं इसका फंक्शन क्या लिख सकता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो हम सॉल्यूशन हम पढ़े थे वो था e टू द पावर ऑफ ax c1 cos bx प्लस साइन bx, राइट। तो अब मैं इसका बस वैल्यू पुट करता हूं, तो ycf इज इक्वल टू e टू द पावर, देखिए आपको याद होगा कि मैंने क्या लिखा था कि जो रूट आ रहा था हमारा वो था a प्लस माइनस जे बी के फॉर्म में, j मतलब कि i ही समझ लीजिए, ये i, राइट, ऐसे आ रहा था। अब यहां पे हमारे पास अभी कितना रूट आया, प्लस माइनस i भी आया है। इसका मतलब क्या कि जो a है ना वो इक्वल टू अभी इस केस में 0 है भाई। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये अभी 0 है। a अगर 0 है और यहाँ पे b क्या है, b है हमारा इक्वल टू 2, तो यहाँ पे b की भी वैल्यू मैं लिख देता हूँ, ये इक्वल टू 2 आ रहा है। तो उससे कंपेयर करने से मैं क्या लिख सकता हूँ, e टू द पावर 0x c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। ठीक है, यहां पे c2 भी आएगा, राइट। अब e टू द पावर 0x मतलब कि क्या भाई, वो तो इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हमारा सॉल्यूशन जो आएगा वो सिंपल सा c1 cos x cos 2x और प्लस c2 sin 2x, ये आ गया मेरा थर्ड सॉल्यूशन। तो यहां पे मैं बेसिक क्वेश्चन लिया आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। अब हम थोड़े से गेट के न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं कि वो कैसे आएंगे, राइट। चलिए, तो ये हमारे सामने है गेट में आया हुआ 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल। ठीक है, 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल है भाई। कॉन्सेप्ट हम सबको पता है, जितना मैं आपको अभी कॉन्सेप्ट बताया हूं उसी से हम इसको अटेम्प्ट करेंगे। देखिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ये सॉल्यूशन होगा 2 मार्क्स का। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में कैसे सॉल्व होता है, देखिए। आपको याद होगा जब हम लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे थे तो कुछ टॉपिक्स में मैंने क्या बोला था कि हमें ये मैटर नहीं करता कि हम सॉल्यूशन कैसे ला रहे हैं, बस ये मैटर करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि आपका सॉल्यूशन सही मार्क करके आ रहे हो कि नहीं आप। ठीक है, तो स्मार्ट वे में खेलना, क्योंकि टाइमिंग कम रहता है हमारे पास। तो स्मार्ट वे में अगर हमको सॉल्यूशन पे टिक करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी में पेंसिल से लिखेंगे एक साइड में, जैसे कि मैं आपको पूरा नोट्स बनवा रहा हूँ अच्छा सा, तो आप डेफिनेटली कलरफुल पेन से यूज कर रहे होंगे और सुंदर नहीं पर साफ नोट्स बना रहे होंगे। तो पेंसिल से एक जगह लिखेंगे एक पॉइंट को कि डिफरेंशियल इक्वेशन में सर्वश्रेष्ठ मेथड, ठीक है, रामबाण बोल सकते हैं आप उसको, कि डिफरेंशियल इक्वेशन में सर्वश्रेष्ठ मेथड होता है ऑप्शंस को हिट एंड ट्रायल से हटाना और डायरेक्टली बाउंड्री कंडीशन से आपको सॉल्यूशन पे टिक करना। ठीक है, हिंदी में समझा दिया एकदम इजी वे में। मतलब कि क्या, हमको बाउंड्री कंडीशंस को लेना है और डायरेक्ट ऑप्शंस को शूट करना है। ठीक है, कैसे, क्वेश्चन देखो ही मत, अभी मत देखो क्वेश्चन, डायरेक्ट सॉल्यूशन देखो, बाउंड्री कंडीशंस देखो। बाउंड्री कंडीशंस क्या दिया हुआ कि जो सॉल्यूशन आ रहा है y, देखिए जिसको बाउंड्री कंडीशन नहीं पता, मैं अगर बेसिक से बताऊं, आपको ये तो पता है ना कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, 2 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, जनरल सॉल्यूशन और क्या, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, राइट। जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के जब 2 टाइप के सॉल्यूशन होता है, तो जो जनरल सॉल्यूशन होता है उसमें मैंने क्या बोला कि C1 C2 ये सब क्या आ रहे थे, कांस्टेंट्स आ रहे थे। अभी जो कांस्टेंट आ रहे हैं इनका अगर मैं कोई पर्टिकुलर वैल्यू असाइन कर दूं,
मतलब C1 की वैल्यू 5 रख दो या कुछ रख दो, तो वो जो वैल्यू असाइन करने के बाद जो सॉल्यूशन आता है ना, उसको मैं बोलता हूं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, राइट। तो अब जनरल सॉल्यूशन, अभी तक हम जो 3 क्वेश्चन किए थे उसमें जो सॉल्यूशन आया वो क्या था, सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन था, जो किस फॉर्म में था, जनरल सॉल्यूशन के केस में था। अभी तक हम लोग बात नहीं किए थे पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए, जनरल सॉल्यूशन से पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बाउंड्री कंडीशंस का यूज करते हैं, ठीक है। बाउंड्री कंडीशंस जो क्वेश्चन में दिया होता है उसका यूज करके हम डायरेक्ट पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं। तो देखिए ये सब क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। अब हमें ये बोल रहा है कि y इज इक्वल टू 0 फॉर x इज इक्वल टू 0, मतलब कि x इज इक्वल टू 0 अगर रहेगा, मतलब x इज इक्वल टू 0 की कंडीशन पे हमारा जो सॉल्यूशन आ रहा था y का सॉल्यूशन, y क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। वैसे ही अगर x इज इक्वल टू a है तो भी y इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो ये दो हमारे पास बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ है। अब इन्हीं दो कंडीशन को लेके मैं डायरेक्टली अगर सॉल्यूशन ऑप्शंस पे अटैक करूं, देखूं कि कैसे अगर इस कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं कि नहीं, क्योंकि जो सॉल्यूशन होगा ना वो ये दोनों बाउंड्री कंडीशन को जरूर सेटिस्फाई करेगा। तो पहला अगर मैं ऑप्शन देखता हूं कि y इज इक्वल टू समेशन ऑफ am क्या है, ये भाई एक कांस्टेंट है, ठीक है, साइन m पाई x बाय a। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, x इज इक्वल टू 0 पुट करने से क्या आता है, साइन, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो साइन 0 क्या होता है, इक्वल टू 0। तो पहला केस तो ये सेटिस्फाई कर दिया हमारा, ठीक है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया। अगर मैं x इज इक्वल टू a पुट करता हूं, x की वैल्यू अगर यहां पे a पुट करता हूं तो क्या होता है, a और a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा, साइन m पाई बचेगा मेरे पास, साइन m पाई। अब बताइए m अगर कोई भी वैल्यू ले ले, 1 ले, साइन पाई कितना होता है, 0। अगर 2 ले, साइन 2 पाई 0। कितनी भी वैल्यूज लेते जाए m, आपका जो साइन m पाई होता है वो हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो यहां से मैं देख रहा हूं कि सेकंड कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन भी ये सेटिस्फाई कर गया है, राइट। तो ए ऑप्शन जो था हमारा दोनों बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई किया, ठीक है। अब अगर मैं ये वाला केस लेता हूं, इसमें देखिए x इज इक्वल टू 0 पुट किया, x इज इक्वल टू 0 पुट किया, जैसे ही ये पूरा टर्म हो गया 0, cos 0 इज इक्वल टू 1। cos 0 अगर इक्वल टू 1 आ गया, मतलब कि y की वैल्यू कुछ वैल्यू आ गई, पर हमको तो पता है कि बाउंड्री कंडीशन से y की वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पे 0 आएगी। तो मतलब कि ये पहला ही बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, डेफिनेटली ये सॉल्यूशन नहीं होगा, राइट। तो दूसरा तो चेक करने की जरूरत ही नहीं, जब पहला नहीं किया तो ये तो डेफिनेटली सॉल्यूशन नहीं है भाई। अब अगर मैं e के पावर में देख रहा हूं, x इज इक्वल टू 0 पुट किया, जैसे ही e टू द पावर 0 हो गया, e टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे am है ही, तो मतलब कि जो y की वैल्यू आएगी वो भी कुछ वैल्यू आएगी, 0 नहीं आएगी। तो अगर ऐसा केस है तो मतलब कि ये भी हमारा फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब कि क्या x इज इक्वल टू 0 पे y 0 नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं x इज इक्वल टू 0 पुट किया, e टू द पावर माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 1, और अगर ये 1 आता है तो यहाँ पे कुछ कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, मतलब कि क्या y 0 नहीं आया, तो इसका मतलब फिर से ये गया। सोचो, अब 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, क्वेश्चन मैंने इधर देखा ही नहीं, डायरेक्टली बाउंड्री कंडीशंस लिया, ऑप्शंस में अप्लाई किया और मेरे पास आंसर आ गया A। अगर ये एग्जाम में होता ना तो आप इसको सिर्फ 20 सेकेंड्स में इसको आप टिक करके आ जाते, ठीक है। हर बार इतने लकी नहीं रहोगे आप कि आपके पास तीनों के तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए बाउंड्री कंडीशन से, पर हाँ डेफिनेटली 1 से 2 ऑप्शंस को आप हमेशा एलिमिनेट कर सकते हो यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस। तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन में आप याद करें, पेंसिल से आप लिख लेंगे कि जब भी हमारे पास बाउंड्री कंडीशन दिया रहेगा तो सबसे पहले हम ऑप्शंस को हिट एंड ट्रायल से एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। अब ये तो था इसका क्या बोलते हैं, हमारे पास आंसर आ चुका है, पर फिर भी एक जनरल अप्रोच से चलो देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन होता क्या है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं पूरा, तो सॉल्यूशन के लिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई, तो ये किस फॉर्म में आ रहा है भाई, ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारा जो बन रहा है वो हो रहा है डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एग्री कर रहे हैं, राइट। तो मतलब कि जो डी की रूट्स आ रहे हैं वो क्या आ रही है, प्लस माइनस के आई। ये किस टाइप का हो गया, ये पूरा का पूरा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के टाइप का हो गया, जहां पे k की वैल्यू 2 थी। अब अगर इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो y की वैल्यू हमारे पास आती है e टू द पावर 0x
C1 cos kx प्लस C2 sin kx, ठीक है, ये आ गया। अब e⁻0x क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन है, ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। अब ये जो सॉल्यूशन आया है ना भाई, ये है हमारा क्या, जो जहां पे कांस्टेंट है, ये है हमारा जनरल सॉल्यूशन। अब मैं बाउंड्री कंडीशंस का यूज करके इसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनाऊंगा। कैसे, देखो अब मैं क्या करने वाला हूं, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करता हूं। मतलब कि x अगर 0 पुट करने से, x की वैल्यू 0 पुट करने से y 0 हो रहा है। तो पहला केस अगर मैं लगा रहा हूं, x को अगर 0 पुट कर रहा हूं, cos 0 कितना हो रहा है, 1। तो 1 मतलब क्या, C1 इंटू 1 दैट इज C1 sin kx, x इज इक्वल टू 0, sin 0 मतलब कि 0, C2 इंटू 0 दैट इज 0। तो यहाँ पे किसका आ रहा है, ये आ जा रहा है। और y क्या था उस टाइम में, 0 था भाई। x जब 0 हुआ तो y 0 आना चाहिए। तो उससे मेरे को क्या पता चला कि C1 की वैल्यू जो होगी इस कांस्टेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 आ रही है। ठीक है, सेकंड बाउंड्री कंडीशन लगा रहा हूं मैं। अगर x की वैल्यू को a पुट करता हूं तो y इक्वल टू 0 आता है। y को मैं 0 पुट कर दिया, C1 तो भाई पहले ही 0 हो गया, तो ये तो cos को भी ले डूबेगा। तो यहां पे बचा क्या, C2 के sin के x। अब C2 एज इट इज रखा, अब sin के x की जगह क्या आएगा, a। ठीक है, sin के a, राइट। अब sin के a ये किसके इक्वल आ रहा है, 0 आ रहा है। अब आप बताइए मुझे कि अगर मैं C2 को इक्वल 0 कर दूंगा, C2 को 0 करने से भाई क्या हो जाएगा, C1 C2 दोनों 0 गए, y इक्वल टू 0 आ गया, ट्रिवियल सॉल्यूशन बन गया, पूरा ऑप्शन हट जाएगा। तो ऐसा कभी मत करना कि C2 को भी 0 कर दिया। इसका मतलब डेफिनेटली ये sin k है ना, ये हो जा रहा है 0। अब sin k अगर 0 आ रहा है तो आपको पता है sin के a मतलब कि क्या, आपको ये पता है 11 12 सही कि sin के a तभी 0 होगा जब ये किसके इक्वल होगा, m पाई के। ठीक है, मतलब कि कोई मल्टीपल ऑफ 180 डिग्रीज हो रहा होगा तभी ये पूरा का पूरा टर्म इक्वल टू 0 आ रहा होगा। क्योंकि अगर कुछ भी हो 180 के अलावा तो 0 होगा, 0 नहीं होगा, राइट। तो अगर यहाँ पे m इक्वल टू 0 भी रखते हो तो भी क्या होगा, 0 आ जाएगा। m इक्वल टू 1 में 0 आ जाएगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए भाई। तो अगर मैं लिखूं क्या आएगा, इससे पता चल रहा है कि a किसके इक्वल है, m पाई के इक्वल है। मतलब कि क्या, अगर मैं k का वैल्यू लिखूं तो मेरे पास क्या आएगा, m पाई बाय a, m पाई बाय a आ गया भाई। तो अगर ये k इज इक्वल टू m पाई बाय a आ गया तो हमारा फॉर्म कैसा बन गया, ये मेरे पास फॉर्म बन गया y इज इक्वल टू C2 साइन k की जगह मुझे बस क्या करना है, k की जगह मुझे रख देना है m पाई बाई a। तो साइन m पाई बाई a x, ठीक है, साइन m पाई बाई a x। अब यहां पे जो C2 है ना भाई, ये तो कांस्टेंट है और ये am है। तो हम सॉल्यूशन के ऑप्शंस के फॉर्म में लाने के लिए कोई भी नाम दे दो, C2 को am बोल दो, ठीक है, चलो बोल देते हैं am। तो ऑप्शंस के फॉर्म में ला दिए। और ये जो am है ये तो कोई भी वैल्यू ले सकता है, तो इसके लिए मैं क्या किया, यहाँ पे समेशन ऐड कर दिया और m की वैल्यू पुट कर दिया। तो आप देखो सॉल्व करने से भी मेरा ऑप्शन कितना आ रहा है, a ही आ रहा है, साइन m पाई बाय a x। करेक्ट, एग्री कर रहे हैं कि नहीं, सेम की सेम ऑप्शन a आ रहा है। पर जो स्मार्ट होगा, जो कॉन्सेप्ट्स को जानता होगा, प्लस उसके कॉन्सेप्ट जानना ही नहीं, प्लस प्रेजेंस ऑफ माइंड लेके चलेगा, वो डायरेक्टली इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी। वो डायरेक्टली किसको मार्क किया होगा, ऑप्शन ए को मार्क किया होगा जस्ट इन 20 सेकेंड्स। और इसमें जो इस सॉल्यूशन को पूरा सॉल्व किया होगा उसको लगा होगा 1 से 2 मिनट। और ऐसे ही करके आपका टाइम कंज्यूम हो जाता है और बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का टाइम नहीं बचता है, राइट। तो आप स्मार्ट प्ले करेंगे, कॉन्सेप्चुअल वाइज मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है और ऑप्शन से आप पहले
पहले हिट एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे ऑप्शंस को, ठीक है। तो आपने पेंसिल से लिख लिया होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जब भी बाउंड्री कंडीशन दिया होगा तो सर्वश्रेष्ठ मेथड क्या है भाई, ये ऑप्शंस को पहले एलिमिनेट करो, ये बता दो कि कौन कौन सा ऑप्शंस नहीं होगा, इतना तो पता है, फिर उसके बाद हम पेन और पेपर में सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारे सामने है 5th क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। अब यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन में ये जो कांस्टेंट है b और ये c, ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि b एंड c आर रियल कांस्टेंट, तो रियल वैल्यू से कॉम्प्लेक्स नहीं है और क्या है, कांस्टेंट्स है। इफ y is equal to x e to the power minus 5x is a solution then b and c are, ठीक है। कैसा बोल रहा है कि y is equal to x e to the power of minus 5x। अब ये अगर इसका सॉल्यूशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, तो फिर b और c की क्या वैल्यू है, ये हमसे पूछे जा रही है। अब आप मुझे बताइए, पेज पलटा लीजिए पहले अगर आपको देखना है तो, पर आप बताइए कि y is equal to x e to the power minus 5x, ये सॉल्यूशन अगर है तो रूट्स कैसे होंगे, तो रूट्स कैसे होंगे अब आप बताइए, कॉपी में ही देख के बता दीजिए भले, सोचिए और बताइए। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे, क्योंकि अब आप देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का जो मैंने रूट्स सॉल्यूशन बताया था, YCF इज इक्वल टू C1 प्लस C2 x e टू द पावर mx, ऐसे करके सारे रूट्स क्या थे, याद है ना, C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर होल ब्रैकेट और e टू द पावर ऑफ mx, ये रूट था। जब रूट्स हमारे रियल और इक्वल आए थे तब हमारा ये जो x वाला फॉर्म था ना, उससे देख के बोल रहा हूं मैं। अगर यहाँ पे x नहीं दिया होता ना तब फिर बताना मुश्किल हो जाता कि ये रूट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे, पर यहाँ पे अगर बोल दिया गया है कि x है तो मैं बोल सकता हूँ कि जो रूट्स आ रहे होंगे ना वो पक्का रियल होंगे, और अगर रियल है और मतलब इक्वल है और यहाँ पे पावर क्या है, 2 है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2 है, तो डेफिनेटली मैं लिख सकता हूँ सॉल्यूशन में कि जो हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन आया होगा उसका रूट्स क्या है, e टू द पावर माइनस 5x, मतलब m की वैल्यू क्या हो गई, m की वैल्यू हो गई हमारी -5, ये भी -5, दो रूट्स आए थे, दोनों किसके थे, -5 के। अब यहां से अगर मुझे ऑक्सिलरी इक्वेशन पे जाना होगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, d प्लस 5 स्क्वायर, सेकेंड क्वेश्चन के टाइप, ठीक है, d प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मतलब कि क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं पता है, कि सॉल्यूशन हमारे पास है, हम सॉल्यूशन से ऑक्सिलरी इक्वेशन पे आ रहे हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन तक जा रहे हैं, ताकि हम जैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंचेंगे वहां पे जाकर हम b और c को निकाल लेंगे बाय कंपेयरिंग, ठीक है, कंपेयर करके हम b और c की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हमारा सॉल्यूशन का फ्लो था। तो अब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन में पहुंच गए हैं, अब इसको एक्सपांड कर देते हैं भाई, तो d स्क्वायर प्लस 10d प्लस 25 इक्वल टू 0, ये है ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब आप बताइए हमारा जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म था वो कैसे होता था, वो होता था ऐसा भाई, y इक्वल टू 0। तो मतलब कि ये क्या था पूरा का पूरा, ये जो पूरा का पूरा हमारा फंक्शन ऑफ d है, तो अब मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, फंक्शन ऑफ d इंटू वाई क्या हो जाएगा, d स्क्वायर वाई प्लस 10dy प्लस 25y इक्वल टू 0। और फर्क इसके जस्ट पिछले क्लास में ही हमने क्या देखा था, सॉरी पिछले क्लास में ही देखा था कि d किसके इक्वल है, d बाई डी एक्स के इक्वल है, याद है कि नहीं। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे लिख सकता हूं कि ये किसके इक्वल आया था, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 10d बाई डी एक्स वाई प्लस 25y इक्वल टू 0। ये आ गया मेरे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, तो यहां पे मैं कंपैरिजन से देख सकता हूं कि ये किसके इक्वल आ रहा है, ये इक्वल हो रहा है हमारा b के इक्वल, और ये किसके इक्वल है भाई, ये इक्वल टू हो रहा है c के इक्वल, राइट, एग्री कर रहे हैं। b c किसका कोएफिशिएंट है, y का,
b कोफिशिएंट है dy बाई डी एक्स का, तो b की वैल्यू आ गई मेरे पास क्या, b की वैल्यू आ गई 10, c की वैल्यू आ गई भाई 25। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा था कि इसमें हमको उल्टा जाना था। उल्टा मतलब ये क्या, हमारे पास दिया हुआ था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और उसका सॉल्यूशन दिया हुआ था, और हम क्या बनाए, उससे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाए, ऑक्सिलरी इक्वेशन से फिर से वापस गए फ्लैशबैक की तरह, और फिर बस हम बना दिए डिफरेंशियल इक्वेशन और कंपेयर करके बी और सी की वैल्यू बता दिए। अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका गेट में मैकेनिकल या सिविल का क्वेश्चन है। ये किसी रीजन से मैंने इसको चूज किया है। अब आप इसको सॉल्यूशन देखिए मजा आएगा इसको सॉल्व करने में। गेट में 2 मार्क्स का आया था, हालांकि इसके सॉल्यूशन में ऑप्शंस दिए हुए थे, पर मैं ना इसको विदाउट ऑप्शन सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि अगर ये विदाउट ऑप्शंस आता ना, अब ऑप्शंस फिर भी अंदाजा हो गया था कुछ लोगों को, स्मार्ट लोगों को, कि सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, पर बिना ऑप्शन से आता ना तो ये तो बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता, और तब फिर बहुत सारे लोग सिली मिस्टेक करके आते। तो इसलिए मैंने इसको बिना ऑप्शंस का रखा है ताकि मजा आए सॉल्व करने में। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। एक फंक्शन दिया, कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया, x डबल डैश प्लस 3x। अब देखिए x डबल डैश का मतलब क्या है कि डॉट डॉट का मतलब होता है कि डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे सारे क्वेश्चन में अभी क्या हो रहा था कि हमारा x जो था इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, अब यहाँ पे x को डिपेंडेंट ले लिए हैं, किसी और को इंडिपेंडेंट ले लिए होंगे भाई। तो अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो ये फंक्शन आ रहा था वो कुछ इस टाइप का होगा। सपोज मेरे लिए वो हो जाए इक्वल टू टी को ले लेता हूँ भाई मैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और x को लेता हूँ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको सॉल्व करने वाला हूँ। सॉल्व कैसे करूँगा, डी स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा, मतलब कि क्या, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3 आई मेरा आ जा रहा है रूट। सेम क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स बन गया, तो y किस फॉर्म में होगा, y होगा मेरा e टू द पावर 0 ही होता है भाई वो तो आपको पता है कि 1 हो जा रहा था वो। तो c1 cos रूट 3x प्लस c2 साइन रूट 3x। ठीक है, ये आया था मेरे पास सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन आ गया, मतलब ये क्या है, ये सॉल्यूशन जो है ये मेरा है जनरल सॉल्यूशन भाई। तो अब मेरे को देखता हूं मैं बाउंड्री कंडीशन दिए हुए हैं क्या, बाउंड्री कंडीशन जी हाँ ये दिया हुआ है। तो इससे मुझे क्या बनाना पड़ेगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, चलो वेल बाउंड्री कंडीशन को पुट करते हैं। अब बोल रहा है कि अगर x की वैल्यू में x ब्रैकेट 0 इज इक्वल टू 1, मतलब कि इसका मतलब ये है x 0 इज इक्वल टू 1 का मतलब ये क्या हो बोल रहा है कि अगर जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि है t, अगर 0 होता है तो x की वैल्यू आ रही है 1, x की वैल्यू आ रही है 1। तो अब मैं पुट करता हूं, सॉरी ये t के ये सब t होंगे क्योंकि हम क्या लिए थे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल t। ठीक है, तो अब मैं t को 0 पुट करूंगा, t को 0 पुट किया तो क्या हो गया, c1, ये हो गया 0 इज इक्वल टू c1, ये क्या हो गया, x हो गया, क्योंकि y नहीं है हमारा यहाँ पे, सॉल्यूशन किसको देगा, x। ठीक है, x। तो अब x इक्वल टू 1 होना चाहिए, सॉरी, तो ये हो गया 1। अब t इक्वल टू 0, तो ये cos 0 इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे sin 0, तो 0 इंटू c2 दैट इज इक्वल टू 0। तो c1 की वैल्यू आ गई मेरे पास क्या, 1, c1 की वैल्यू आ गई 1। नेक्स्ट थिंग क्या बोल रहा है, x डॉट 0 इज इक्वल टू 0, मतलब कि क्या कि अगर मैं x का डिफरेंशिएशन करूं उसके बाद t इक्वल टू 0 पुट करूं, तब क्या होगा, उस x की वैल्यू डिफरेंशिएशन की वैल्यू आएगी इक्वल टू 0। ये सेकंड केस बोल रहा है। तो अब मैं क्या करता हूं, डिफरेंशिएट करता हूं। ठीक है, डिफरेंशिएट करने के लिए मेरे को यहां पे जगह चाहिए। ठीक है, आप तो करके डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं इसको, तो ये क्या हो गया, dx बाई dt करना है, तो ये हो जाएगा c1 रूट 3, ठीक है, रूट 3 माइनस आ जाएगा सामने साइन रूट 3t।
ठीक है, प्लस C2√3 cos √3। टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से ये आ रहा है कि नहीं? ठीक है, ये आ रहा है। अब C1 की वैल्यू तो भाई 1 थी, तो इसको हटा देते हैं, ये 1 हो गया। ये आ गया क्या? dx/dt। ठीक है, अब क्या करना है? t = 0 पुट करना है। t = 0 पुट करो। t = 0 पुट करने से जैसे ही t को 0 पुट किया तो ये क्या टर्म हो गया? ये तो होगा इक्वल टू 0। ठीक है, और ये क्या हो गया? इक्वल टू 1। ये इक्वल टू हो गया 1। अगर ये इक्वल टू 1 हो गया, और हमको क्या बोला है कि उस केस में dx/dt किसके इक्वल आ रहा है? इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ये भी हो गया भाई इक्वल टू 0। मतलब कि क्या कि जो इक्वेशन बन रहा है वो ये है C2√3 इज इक्वल टू 0। मतलब कि क्या? C2 की वैल्यू भाई 0 आ रही है, C2 की वैल्यू 0 आ गई, C1 की वैल्यू 1 आ गई। अब क्या करना है? अब मैं सॉल्यूशन लिखता हूं, जनरल से पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनाता हूं अगर मैं, तो मैं बोल सकता हूं कि XCF की वैल्यू आ रही होगी C1 दैट इज इक्वल टू cos √3t। ठीक है, cos √3t, और साइन की वैल्यू हो गई 0। ठीक है, सही कि नहीं सारा चीज? x इक्वल टू 0 पे 1। ठीक, तो ये आ गया मेरे पास सॉल्यूशन। अब है यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था पता है? x इज इक्वल टू 1 पूछा था, ये पूछा गया था क्वेश्चन में, और ऑप्शन दिए थे 4। अगर आप ऑप्शन करते हैं इसको, XCF इक्वल टू t इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू पूछ रहा है, तो t इक्वल टू 1 करता हूं तो ये क्या आ जाएगा? cos √3। cos √3 ये है सॉल्यूशन। पर पता है ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए थे? ऑप्शंस दिए थे कंफ्यूज करने के लिए। cos √3 जब आप अपने कैलकुलेटर यूज कीजिए, कैलकुलेटर में आप देखेंगे cos √3 करेंगे ना, तो आपका कुछ 0.9 करके कुछ आंसर आएगा, अगर आप डिग्री में रखते हो तो। ठीक है, √3 अगर आप अपना डिग्री का मोड ऑन रखते हो और cos √3 निकालते हो तो कुछ 0.9 समथिंग कुछ आएगा। cos √3 अगर आप रेडियन का मोड रखते हो तो रेडियन के मोड में 0.16 समथिंग माइनस पॉइंट समथिंग आ रहा था। तो वैसे ही करके 4 ऑप्शन दे दिए गए थे। अब आप मुझे बताओ कि ये जो सॉल्यूशन आने वाला है ये रेडियंस में होगा, मतलब कि ये जो ये √3 जो मैं ले रहा हूं डिग्री कैलकुलेट करने के लिए, उसको मैं रेडियंस में लूंगा, रेडियन मोड में लूंगा कि डिग्री मोड में लूंगा? आप बताइए मुझे। ठीक है, मैं बोलता हूं कि ये जो भाई आएगा सॉल्यूशन वो होगा इन रेडियंस। वो किसमें होगा? इन रेडियंस। तो जो रेडियंस करेंगे cos √3 और रेडियन मोड ऑन रखेंगे और रेडियन मोड ऑन करेंगे, तो आपका कुछ सॉल्यूशन जो आने वाला होगा वो कुछ आपका होगा, ये आएगा आपका समथिंग इक्वल टू -0.6 आ रहा होगा, 16 ऐसा कुछ आ रहा होगा। ठीक है, तो वैल्यू चेक कर लीजिएगा आप, और ये जो वैल्यू होगी वो इक्वल टू, अगर आप रेडियन में कर रहे हैं तो वो इक्वल टू सही आएगी। ठीक है, और यहाँ पे ट्रिक इसलिए मैं बोल रहा था क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या करते होते हैं हड़बड़ी में cos √3 इन डिग्रीज मोड में करके आ गए थे। तो सोचो पूरा सॉल्यूशन यहां से लेके यहां तक पूरा उन लोग सही निकाले, यहां पे आके खेल बिगड़ गया। एक स्टेप में उन लोगों ने, गेट वालों ने कंफ्यूज कर दिया। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था कि cos √3 ऑप्शन ए जो था इन डिग्री मोड था। अब आप बोलेंगे कि सर इसको डिग्री में क्यों यूज नहीं कर रहे? आप ही बताइए मुझे, √3 का कोई डिग्री होता है? मतलब इतना कम डिग्री होता है क्या? कॉमन सेंस लीजिए, cos 1, cos 2, cos 3 ये सब जब देखेंगे ना, अनटिल एंड अनलेस अगर मेंशन नहीं है तो आप उसको हमेशा रेडियन में ही लेंगे। cos पाई, आप बताइए cos पाई अगर लिखोगे ना तो कितना आएगा? कुछ और वैल्यू आ जाएगी। तो पाई क्या? एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो उस केस में आपका जो वो होगा वैल्यूज, उसको आपको रेडियन मोड में करोगे ना, कैलकुलेटर में आप चेक कर लीजिए, cos पाई इन रेडियन मोड करो तब देखना सही आएगा। cos पाई इन रेडियन मोड करोगे तब इक्वल टू सही आएगा, मतलब दैट इज इक्वल टू समथिंग -1।
ठीक है, -1 तब सही आएगा। पर अगर आप इन डिग्री मोड करते हो cos पाई को तो गलत आएगा। वैसे ही cos 180 करते हो तब आपका सही आएगा -1। तो वैसे ही यहां पे भी खेल था कि ये जो, या तो आप पहले क्या करो, √3 को कैलकुलेट करो, इंटू 180 करो, डिवाइडेड बाय पाई करो, मतलब कि क्या डिग्रीज में कन्वर्ट करो, जो डिग्री आया उसका cos लो और फिर डिग्री मोड में निकालो, या तो फिर डायरेक्टली रेडियन मोड में सॉल्व करो। तो यहाँ पे खेल था पूरा कि यहाँ पे आपको क्या करना था, -0.6 आंसर आता आपका, जो कि ऑप्शन डी था आई गेस, और ऑप्शन ए उन्होंने क्या दिया था, डिग्री मोड में दिया था। तो ये इसलिए मुझे चुनना जरूरी लगा। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रहा है, ये क्या दिया हुआ है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, उसका जो सॉल्यूशन आ रहा था, सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको पता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, कोई फंक्शन होता है, फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ कर्व्स। फैमिली ऑफ कर्व्स मतलब कि क्या, वो कर्व्स क्या हो सकता है, लाइंस हो सकता है, सर्कल्स हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और आपको मैंने टास्क दिया था कि आप आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या सारे इक्वेशंस आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए, कि इक्वेशन देख के आप बता सकेंगे कि वो जो इक्वेशन आपके सामने है वो हाइपरबोला है, पैराबोला है कि क्या है, राइट। तो खैर अभी वो बात नहीं चल रहा है, अभी क्या बोल रहा है, ये जो सॉल्यूशन आया था वो जो उसका सॉल्यूशन जो है वो ओरिजिन से पास कर रहा है और पॉइंट ln2/34 से पास कर रहा है, और कुछ ऑप्शन दिया हुआ है। मैंने आपको एक और पॉइंट लिखवाया है पेंसिल से कि डिफरेंशियल इक्वेशन में सर्वश्रेष्ठ मेथड क्या है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना। किससे, बाय यूजिंग द कंडीशंस। कंडीशंस मतलब ये क्या भाई, इसको भूल जाओ, इसमें क्या बोल रहा है, ओरिजिन दिया हुआ है, ओरिजिन मतलब क्या, 0 0। ये क्या है भाई, ये है मेरा x, ये y, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स है ये तो, और यहाँ पे वैसे ही क्या है, ये x और ये y, इन्हीं से पास कर रहा था हमारा सॉल्यूशन। तो अगर सॉल्यूशन इनसे पास कर रहा है मतलब कि क्या, ये x और y को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर मैं देखता हूँ कि x = 0 पुट करता हूँ तो यहाँ पे क्या आता है, 1/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि e⁻x e⁻0 = क्या, 1/2, और यहाँ पे 1/2 हो गया, माइनस e⁻−x दैट इज इक्वल टू 0 दैट इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया 1। तो ये किसके इक्वल आ गया, -0.5 के भाई। तो ये तो डेफिनेटली आपका नॉट इक्वल टू, मतलब कि ये इस पॉइंट से ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है। क्या ये पास कर रहा है भाई, इसमें तो एडिक्शन है, किसी भी हालत में ये y = 0 नहीं होगा, तो ये भी पास नहीं कर रहा है। अगर मैं इससे पास करवाता हूँ c से, तो 1 - 1 0 0 × 1/2 0 = 0, तो c हो सकता है, माइट भी पॉसिबल आंसर। पर अगर तभी होगा सी आंसर जब डी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यहाँ पे तो प्लस आ गया, तो डी भी डेफिनेटली सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो देखो यहाँ पे मैंने ऑप्शन से सॉल्व किया, पर आपका होमवर्क रहेगा कि आप इसको जनरल अप्रोच से पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आपका सी आंसर आ रहा है कि नहीं। मतलब कि क्या करना पड़ेगा आपको, इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है इससे पहले मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाऊंगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट्स निकालूंगा, रूट्स देखकर पहचानूंगा कि वो क्या था, रियल था या कॉम्प्लेक्स था। अगर रियल है तो इक्वल है कि अनइक्वल है। अगर तीनों केसेस के लिए मैं उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखूंगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो मेरा आया वो क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। अब जो जनरल सॉल्यूशन है उसको अगर क्वेश्चन में मेरे पास कुछ बाउंड्री कंडीशन दिए हुए हैं, ये क्या है, बाउंड्री कंडीशन है। कैसे बोल रहा है कि ये पास कर रहा है उस पॉइंट से, मतलब कि क्या, उस पॉइंट्स को वो सेटिस्फाई करेगा। तो अगर मेरे जो बाउंड्री कंडीशन है उससे मैं उन कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालूंगा, और उस कांस्टेंट की वैल्यू जनरल सॉल्यूशन से जब मैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन आऊंगा तो मैं ऑप्शंस मैच करूंगा और मेरा आंसर आएगा सी। तो ये पूरा टास्क आपको करना है, और ये 7 क्वेश्चन आपका होमवर्क है। यहाँ पे आपका सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है, आप खुद ही बताइए कि ये पूरा का पूरा बात कब चल रहा था, जब आपका q = 0 हो रहा था। अब अगर q ≠ 0 होगा तब क्या होगा, मतलब कि क्या, सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ हम अब बढ़ेंगे। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. If you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates.
And to boost your GATE preparation, enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and in the first comment. You can also join our Telegram channel by clicking on the link displayed in the description box. तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।